हेलो स्टूडेंट्स, आज एक हम चैप्टर ले रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत आसान भी है। बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो कंपनीज़ हैं उनको फंड्स अवेलेबल हो जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट बाय विच सेविंग जनरेटेड इन द इकोनॉमी इज़ चैनलाइज्ड मतलब कि वो किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर जगह पे उसको पहुंचा सकते हैं इनटू एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री, business and the government. It is a market for creation of exchange of financial assets. Basically यहाँ पर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं लाइक डिवेंचर्स, बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स, ये सब के अंदर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट मीडिएटर का काम करता है, फंड्स अवेलेबल करवाता है कंपनीज़ को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट के फंक्शन क्या होते हैं? मोबिलाइजिंग सेविंग एंड चैनलाइज दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहला काम ये होता है कि वो जो सेविंग्स है उसे मोबिलाइज करता है और जो मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस हैं, मतलब जो वेस्ट पड़ा हुआ सेविंग है उसको वो प्रोडक्शन में यूटिलाइज करता है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखना, एक दो बारी इस पे ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे हेल्प करता है प्राइस डिस्कवरी में। जो करंट ईयर का बोर्ड ने एग्ज़ाम जो है सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया उसमें भी ये क्वेश्चन है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि किस शेयर के क्या प्राइस होंगे, ये डिसाइड होता है फाइनेंशियल मार्केट की मदद से। फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स की डिमांड और सप्लाई दोनों अवेलेबल होती है और हर चीज़ के प्राइस जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। डिमांड सप्लाई फाइनेंशियल एसेट्स एंड द सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करती है फाइनेंशियल मार्केट, जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एसेट्स है मीन्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी मीन्स कि फंड्स अवेलेबल जिसको मतलब हम शेयर्स को जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो है ना डिवेंचर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो सिर्फ कागज़ या पेपर क्लेम्स नहीं रहते, उनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है ना फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हम शेयर्स खरीद इसलिए रहे हैं कि जब हम चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें, तो इसलिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे को, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे को, प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, हमारे फंड्स को, हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। छोटे में याद करने का तरीका, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारी पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी जब फिज़िकली ये सारे काम होते थे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके हमें शेयर्स सबमिट करने पड़ते थे, शेयर वारंट्स वगैरह, फिर वो बैंक में पैसे आते थे, काफ़ी टाइम भी लगता था और काफ़ी कॉस्ट भी लगती थी। अब सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो फाइनेंशियल मार्केट ये हेल्प करता है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। यहाँ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट कहलाती है। मतलब मनी मार्केट बिलोंग्स टू शॉर्ट टर्म फंड्स और कैपिटल मार्केट बिलोंग्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ये जो मनी मार्केट के अंदर जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो एसबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, एलआईसी है, ये सब शॉर्ट टर्म के फंड्स अवेलेबल कराते हैं कंपनी को। यानी कंपनी को जब शॉर्ट टर्म की फंड्स की ज़रूरत होती है साल 2 साल के लिए, तो वो मनी मार्केट में जाते हैं और वहाँ के जो फीचर्स हैं, वहाँ की जो डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं, उनसे फंड्स अवेलेबल करते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जब फंड्स की ज़रूरत होती है
तो कैपिटल मार्केट को कंसिडर किया जाता है। मनी मार्केट के अंदर थोड़े से इसके बताए गए हैं, इसके टाइप्स बताएं। जैसे ट्रेजरी बिल है, ये आरबीआई इशू करता है कम से कम 25,000 के मल्टीपल में। आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप जो है ना उसे उस मल्टीपल्स में कर सकते हैं। इसे जीरो को कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। कमर्शियल पेपर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। कॉल मनी 15 दिन, 1 दिन से लेके 15 दिन तक के लिए ये फंड्स आपको अवेलेबल होते हैं। द इंटरेस्ट रेट पेड कॉल मनी लोन्स इज़ नोन एज कॉल रेट, ये भी आरबीआई प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार रीड करना सफिशिएंट है। बिल्कुल याद रखने लायक कॉन्सेप्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट के अंदर फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है और ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। लिक्विडिटी, लोअर सेफ्टी। अब लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है या जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जा सकता है या इनका कंपैरिजन डिफरेंस आ सकता है, वो है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए प्राइमरी मार्केट के अंदर नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। शेयर्स या डिवेंचर्स जो नए शेयर्स हैं, जो कंपनी डायरेक्ट फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू इशू मार्केट, ट्रांसफ़र फंड्स सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर, फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, नई कंपनी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब प्राइमरी मार्केट के जो मेथड है, प्लीज़ नोट दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेथड है मतलब हम नए शेयर्स किस किस तरीके से इशू कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा टॉपिक है, इसके भी 2 जो है ना मैं क्लिप्स में इसको बनाऊंगा। इसमें जितना होता है बहुत अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम देखेंगे ध्यान से कि जो प्राइमरी मार्केट है उसमें शेयर्स किस किस तरीके से इशू करते हैं, उसके टाइप्स, मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर। फर्स्ट वन है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये नॉर्मल वे है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है कि कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा इनविटेशन होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, और किस पर्पज़ से कि ये अपनी बारे में बता रही है कि हम क्या क्या कंपनी जो है ना शेयर होल्डर्स को क्या क्या प्रोवाइड करेगी, कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, क्या क्या ऑफर देगी। तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर सारा कुछ होता है, ये एक तरीके से इनविटेशन है। देन ऑफर फॉर सेल, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटी ऑफर टू थ्रू दी इंटरमीडियरीज, यानी इस मेथड में पब्लिक को हम शेयर्स नहीं देते, हम सारे शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इशूइंग हाउस से या स्टॉक ब्रोकर से, और हम सारे कंपनी जो है सारे शेयर उन ब्रोकर्स को प्रोवाइड करती है, और फिर वो ब्रोकर्स जो है वो पब्लिक को रीसेल करते हैं। यानी प्राइमरी मार्केट के अंदर हम सारा कुछ जो है ना कंपनी सीधे ब्रोकर के साथ जो है ना वर्क करती है, और इस ब्रोकर जो उसे दिया जाता है उसे अंडरराइटर कमीशन कहा जाता है। मतलब जब हम शेयर्स पब्लिक को बेचने के बजाय किसी ब्रोकर को बेच देते हैं, किसी इशूइंग हाउस को बेच देते हैं, इंटरमीडियरीज को बेच देते हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं, इंटरमीडियरीज में मीडिएटर, तो वो कहलाता है ऑफ़र फॉर सेल। प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड बता देंगे, कौन सा मेथड आपके लिए बेटर रहेगा। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम जर्नल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं। ऑफ़र फॉर सेल में हम कंपनी जो है शेयर ब्रोकर को इशू कर रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी जो है प्राइवेटली किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, इन सबको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रही है शेयर्स। इसमें मीडिएटर्स भी बीच में नहीं आते। दिस इट इज़ रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच सिक्योरिटी आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल। इस केस में जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए जाते, अपने सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स जो पहले से ही डिसाइडेड है उनको शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने नए शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। मतलब जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको ये शेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, नए शेयर होल्डर्स नहीं बुलाए जाते, उन्हीं को ये शेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। वो है राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स अवेलेबल हैं। देन EIPOs, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इंटरनेट के थ्रू जब हम शेयर्स प्रोवाइड करते हैं, दिस द मेथड इशू सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। या कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। तो जब इंटरनेट के थ्रू हम शेयर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारा EIPOs कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट की सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग ये है कि हम जो शेयर्स ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दिए हैं अब हम उसको रीसेल कर रहे हैं। तो शेयर्स या डिवेंचर्स को रीसेल करने की जो मार्केट होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग शेयर सिक्योरिटीज़ आर बॉट और सोल्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका डिफरेंस आ जाता है। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर इशू किए जाते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनको रीसेल किया जाता है। ये रीसेल का कॉन्सेप्ट है। इसमें सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कंपनी तो अपनी तरफ से शेयर्स दे चुकी है। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये पूरा का पूरा सेकेंड हैंड शेयर्स आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में अब बात आती है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इस टॉपिक में अगर आप ध्यान से देखें फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट में, तो फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उनका मीनिंग, उनका डिफरेंस, उसके बाद प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के वेज किस किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के फंक्शन। अगर आप ये समझ लीजिए इस चैप्टर के अंदर डेफिनेट स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के फंक्शन आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेट एक क्वेश्चन बनता है सेबी का। तो इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मतलब जो भी शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, जो भी प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, ये सब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो जो प्लेटफॉर्म है वो स्टॉक एक्सचेंज है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक एक्सचेंज के बिना शेयर की सेल परचेज जो है ना पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक वो प्लेटफॉर्म है फॉर सिक्योरिटी, डिवेंचर एक्सेट्रा इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। मनी को डिवेंचर्स में, शेयर्स में, और शेयर्स को मनी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के देख लीजिएगा एक बारी, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोसीजर में और मुझे लगता नहीं कि वो इतने कॉन्सेप्ट को आ जाएंगे। वैसे ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में पहले ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आफ्टर सेलेक्टिंग द ब्रोकर द इन्वेस्टर स्पेसिफाई द टाइप एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटी दे वांट टू बाय और सेल। कौन सी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, शेयर्स किस टाइप के हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ता है। फिर एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड देन सेटलमेंट मतलब प्राइस के ट्रांजेक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में भी कैरीड आउट आइदर कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस। तो मुझे लगता नहीं बहुत डिटेल की बात की जाए तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस हैं इसके। तो इसकी बात ना करते हुए हम कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का डिफरेंस आप देख सकते हैं एक बारी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। बात करते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बहुत बढ़िया है, उसको आपको पता होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मीन्स डीमेटेरियलाइज अकाउंट। डीमेटेरियलाइज क्या हुआ, देखिए पहले क्या होता था कि शेयर्स या डिवेंचर्स जो होते थे और वो पेपर पे दिए जाते थे, अब उन सबको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना दिए गए हैं। तो जब इस पूरे सिस्टम को डीमेटेरियलाइज कहा जाता है, और आजकल तो ये रूल हो गया कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी एक तरीके से आपके पास जितना पैसा है, जो पैसे का आप इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके लिए आपका सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट खुलता है। लेकिन जो शेयर्स की रिकॉर्डिंग होती है
कितने शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितने शेयर आप बेचना चाहते हैं, कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर आपके स्टॉक में हैं, इन सबको जो ट्रीट किया जाता है, इन सबको जो जो है ना यूज़ किया जाता है, वो डीमैट अकाउंट के थ्रू किया जाता है। मतलब डीमैट अकाउंट आपके पैसे का नहीं, शेयर्स का अकाउंट। इस चीज़ को समझ लीजिए, जितने भी शेयर डिवेंचर हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, फिर वहाँ से आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए डीमैट अकाउंट के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट एक बार आप चाहें तो देख लीजिए, अदरवाइज इसका प्रोसीजर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड उसके फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेबी जो है उसका वो इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट 12 अप्रैल 1988 में, और 30 जनवरी 1992 में वो जो है ना एक ऑर्डिनेंस पास होके वो पार्लियामेंट के थ्रू वो वक्त में शुरू हो गया, जो है ना इन्फोर्स हो गए उसके कानून। सेबी जो बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी और फंक्शन ऑफ सेबी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी के अंदर आप देखें टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, सारे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करना। जो पहले वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बदमाशियाँ होती थी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पूरा एक प्राइवेट कंसर्न है, वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन 1991 से पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें बदमाशी होती थी, माल प्रैक्टिस होती थी, प्राइस रिगिंग होती थी। उन सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके एक अलग एक्सचेंज बोर्ड बनाया था, जिसका काम यही था उन सबको रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट राइट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करना, माल प्रैक्टिस, इंटरनल ट्रेडिंग, इन सब को रोकना। माल प्रैक्टिस होता है बेईमानी करना, हम ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस रिगिंग कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन सब को रोकने के लिए सेबी बनाया गया था और एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, एक कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट किया जाए, इन सब के लिए सेबी को फॉर्म किया गया था। अब सेबी के फंक्शन क्या है? सेबी के 2-3 तरीके के फंक्शन, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक डेवलपमेंट फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर वो प्रोहिबिटेड करती है फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, वो रोकने की कोशिश कर, कोई बदमाशी ना, कोई फ्रॉड ना कर ले कोई कंपनी, प्राइस रिगिंग वगैरह। प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर के लोग हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा शेयर अप जाने वाला है, कौन सा शेयर डाउन जाने वाला है, तो उन लोगों को परमिशन नहीं होती कि वो शेयर्स खरीदें, या उनके कोई रिश्तेदार इस चीज़ का बेनिफिट ना उठा सकें, इसलिए वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देते हैं कि कोई भी इनसाइडर शेयर्स नहीं खरीदेगा। एजुकेट इन्वेस्टर को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि भाई शेयर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे खरीदे जाएं, क्या करा जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू सेबी। यानी सेबी का पूरा काम है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक है, और जनरल पब्लिक को कोई कंपनी लॉ में फंसा के या उनके साथ कोई बेईमानी ना कर दे, उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी बनी है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर यहाँ कॉन्सेप्ट है किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को, ये शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ पर मोटिव यही है कि लोगों में एक सेविंग की फीलिंग क्रिएट की जाए। तो कहते हैं प्रमोट ट्रेडिंग ऑन इंटरमीडिएट्स एंड सिक्योरिटी मार्केट, जहाँ लोगों में जहाँ सेफ्टी दिखेगी, क्योंकि मनी जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें सबसे पहले हमारी नीड ये होती है कि यार हमारा जो फंड्स हम लगा रहे हैं वो सेफ़ हो। तो सेफ्टी प्रोवाइड करने के पर्पज़ से एक विश्वास जगाने के लिए जो है ना सेबी बीच में आई, और उसने बहुत सारे ऐसे फंक्शन करे जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। टू प्रमोट ट्रेनिंग एंड इंटरप्रीज इन सिक्योरिटी मार्केट के जो है ना इंटरमीडिएट्स, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेशन,
रिसर्च करती है ताकि और बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, इसके लिए काम करती है। तो दो फंक्शन तो ये हुए, एक प्रोटेक्टिव, एक डेवलपमेंट फंक्शन, दोनों में से कोई एक, या रेगुलेशन फंक्शन। ये तीन फंक्शन हैं, इन तीन में से एक तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। अब रेगुलेशन फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर वगैरह को रजिस्टर करती है, और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करती है, म्यूचुअल फंड